ठीक है। किसी के पास नोट्स ना हो तीनों क्लासों में तो हाथ खड़े कर दें। 1 2 भाई, इनके लिए नोट्स अरेंज कर लें। नोट नहीं अरेंज करने, नोट्स अरेंज करने। इस सवाल के साथ कोई यादें वाबस्ता हैं आपकी? कोई थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है? शर्मिंदगी हो रही है? नहीं हो रही तो आपने फिर गलत नहीं किया होगा ना। और अगर करके भी गलती शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही तो फिर जो है वो ये किताब भाई आ गई है। किताब की तस्वीर भी आप तक पहुंच गई है। व्हाट्सएप आप खोल के, ऑब्वियसली क्लास में तो देखते नहीं, जुमे के बाद खोल के देखिएगा, किताब जो है वो अवेलेबल है। तो आ जाए जी जिथे दी। कम बैक वेयर वी वर, पेज नंबर 217, 18, 19, 20, पेज 220। अच्छा जी, अब बार बार ना इनको आप भी पढ़ते रहें, मैं भी घर में पढ़ता रहूं, तो हमें ये याद हो जाए किसी तरह। बस आपको टाइम मिले आप घर में पढ़ते रहें 2-4 दिन, मुझे घर में टाइम मिले मैं पढ़ता रहूँगा, ताकि ये याद हो जाए हमें। और जब सवाल आया करे तो हमें पता चल जाया करे रिसर्च चल रही है या डेवलपमेंट। वैसे तो आपने देखा होगा डेवलपमेंट में बड़े वाज़ेह अल्फाज थे, वो बिल्कुल डिफरेंट से थे। प्रोटोटाइप्स, मॉडल्स, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज और पायलट प्लांट, ये सारी चीज़ें बड़ी डिस्टिंग्विशिंग सी थी। तो यहीं से ये बातें तकरीबन याद हो गई थी। अब तो भाई भी आ गए हैं दोनों माशाल्लाह, अब तो बिल्कुल हम बिल्कुल डंके की चोट पे पड़ेंगे बैठ के। आ जाएं पहली रो में। ये क्यों देर से आ रहे हैं आप? सैरी करके सो गए थे? अच्छा, खुल के करो बात, कोई मसला नहीं, वार्डन ने पकड़ लिया था। रास्ते में लेट हो गए थे। अच्छा, रिसर्च क्या है माय डियर? रिसर्च इज द ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। ये एक इन्वेस्टिगेशन है सिर्फ, अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग अ न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज। जस्ट गेन न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इससे जो इंटेंजिबल अराइज होगा उसको एक्सपेंस में डालना है, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। रिसर्च एक्टिविटीज क्या है? ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, क्या लिखा हुआ है लफ्ज? ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, सर्च फॉर इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज। सर्च एंड फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। फॉर्म्युलेट करना, डिजाइन करना, एक एक करके इवेल्युएट करना और उनमें से सेलेक्ट कर लेना पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक को। सेलेक्ट करके काम भी शुरू हो गया या काम डेवलपमेंट में शुरू होगा? ओके। डेवलपमेंट की डेफिनेशन, development is the application of research finding. It is not research, it is application of research findings or other knowledge to a plan or a design for production of a new or improved material, devices, products, processes, systems, services. An intangible asset arising from development shall be recorded if and only if technically feasible हो। क्या हम उस इंटेंजिबल को कंप्लीट कर लेंगे? नीयत भी हो कंप्लीट करने की, टेक्निकल फिजिबिलिटी भी हो, नीयत भी हो कंप्लीट करने की, इस्तेमाल कर सकें या उसको बेच सकें उससे चीजें बना के, और हाउ द इंटेंजिबल विल जनरेट फ्यूचर बेनिफिट। इंटेंजिबल कैसे फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट करेगा, और टेक्निकल रिसोर्सेज भी होनी चाहिए। इधर था टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी टेक्निकली पॉसिबल भी है, कंप्लीट हो जाएगा या नहीं, और टेक्निकली रिसोर्सेस टेक्निकल अवेलेबल हैं, वो बात इधर है। उधर कुछ और थी, इधर कुछ और है।
तो उधर थी टेक्निकल, बोले बोले बोले, टेक्निकल फिजिबिलिटी भी है या नहीं, यानी काम पूरा भी हो सकेगा या नहीं। फिर उसके लिए टेक्निकल रिसोर्सेज, यानी मशीनें, इक्विपमेंट्स, लैब्स में माइक्रोस्कोप, ये चीजें भी अवेलेबल हैं या नहीं है। एंड अदर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज अवेलेबल, और हम इसके खर्चे का रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो अगर ये 6 बातें पाई जा रही हैं तो ये डेवलपमेंट कौन सी वाली है? अच्छी वाली। जो हजरात कल अभी तक लेक्चर नहीं लिया, कोशिश करें अब ये 2-3 लेक्चर 1-2 दिन में कवर करके क्लास के साथ ज्वाइन करें। कम से कम ये मंडे को आप बिल्कुल फ्रेश क्लास के साथ बैठे हों। और दूसरा जो है वो ऑनलाइन वालों की मंडे को इंशाल्लाह जूम मीटिंग भी होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की क्या एग्जाम्पल्स हैं? ये लफ्ज़ याद करें, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स या प्री यूज, या यानी अगर आप पेपर में एक लफ्ज आता है डिजाइन ऑफ प्री यूज मॉडल, तो आप इसे कौन सी एक्टिविटी समझेंगे? एज इट इज पूरा फिक्रा नहीं लिखता वो, आई कैप इस तरह करता है। अब वो लफ्ज आएगा पेपर में कंस्ट्रक्शन ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप, ऐसे फिक्रा आएगा पेपर में। तो अब आपको जज करना पड़ेगा कि ये रिसर्च की एग्जांपल है या डेवलपमेंट की। डिजाइन ऑफ डाइज, ऐसे पेपर में लफ्ज आएगा। ये मरना नहीं है, ये दूसरी डाइज है। डिजाइन ऑफ डाइज, मोल्ड्स, जिग्स, तो ये आपको कौन सी एक्टिविटी पता चल जाएगी? तो इसका हल एक ही है, रटे नहीं मारने, इनको बार बार पढ़ना है और क्लास में टाइम पे आना है। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ व्हाट? लेकिन पायलट प्लांट इस काबिल नहीं होता कि इससे हाइब्रिड में लेट आने पे क्या शुरू कर दी जाए? कमर्शियल प्रोडक्शन। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ चूजन अल्टरनेटिव। तो ये एक्टिविटीज क्या समझी जाएंगी? डेवलपमेंट एक्टिविटी। कल मैंने एक लाइन पढ़ाई थी, लॉजिक दी थी कि रिसर्च को क्यों एक्सपेंस में डालते हैं। अब ये 3-4 लाइनें उसने लिखी हैं कि डेवलपमेंट को क्यों एसेट बनाते हैं। किसी को याद हो लॉजिक क्या दी थी? रिसर्च को क्यों एक्सपेंस में डालते हैं? वी कैनॉट डिमॉन्स्ट्रेट दैट एन इंटेंजिबल एग्जिस्ट। रिसर्च की वजह से कोई चीज पता नहीं चल रही होती कि बन गई है, फॉर्मूला नहीं, अभी कहां से बना है, अभी तो नहीं बना। तो इस वजह से रिसर्च की लॉजिक क्या थी? वी कैनॉट आइडेंटिफाई। लेकिन डेवलपमेंट को बेहतर है कि किस में डाल दें? कैपी, अगर क्या पूरी कर रही है। अब जरा देखें डेवलपमेंट को क्यों कैपिटलाइज किया जाता है। लॉजिक जरा पढ़ें 3-4 लाइनों में, लॉजिक जरा पढ़ें 3-4 लाइनों में, डेवलपमेंट को क्यों कैपिटलाइज किया जाता है। हाइब्रिड में नोट्स हैं सबके पास? हाथ खड़ा कर देंगे नोट्स हैं तो। ओके हैं। ओके डन जी। कुछ समझ आया? नहीं समझ आया? क्या क्या लाइन हाईलाइट कर दूं? If the development phase of an internal project and entity, in the development phase of internal project, in the, यानी कि मिसाल के तौर पे पायलट प्लांट भी कंस्ट्रक्ट हो गया है तो ये तो डेवलपमेंट फेज शुरू हो गई है। तो इन दिस फेज एन एंटिटी कैन इन सम इंस्टेंसेस आइडेंटिफाई एन इंटेंजिबल, तो वो नजर आने लग जाता है। और इधर क्या लिखा हुआ था? कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट। और इधर क्या लिखा हुआ है? तो ये लॉजिक है, आज तक कभी उसने पूछी नहीं है, पूछने का चांस भी कोई नहीं, लेकिन एक फिक्रा आ जाए अंग्रेजी का तो आपको समझ तो आना चाहिए ना। तो इन सम इंस्टेंसेस आइडेंटिफाई एन इंटेंजिबल एसेट एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट एसेट विल जनरेट फ्यूचर बेनिफिट। और इस हद तक वो चीज सामने बन जाती है कि अब ये भी लग रहा होता है फ्यूचर में हम इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे तो बेनिफिट्स आएंगे। दिस इज बिकॉज द डेवलपमेंट फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट इज एन एडवांस स्टेज देन रिसर्च फेज। समझ आ रही है बातें? तो देयरफॉर दिस एक्सपेंडिचर अल्हम्दुलिल्लाह इज but if it meets the certain criteria किस पैरा में लिखे हुए हैं?
ये पैरा नंबर याद नहीं करना, लेकिन रेफरेंस के लिए तो मैं लिख सकता हूं ना कि सर्टन क्राइटेरिया लिखे हुए थे पैरा नंबर 57, और अदरवाइज अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा, डन। अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा, जिस दिन से इंटेंजिबल रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, जी हाइब्रिड में हाथ तो नहीं खड़े करें, आपको सवाल है? हाइब्रिड में हाथ खड़े करें फर्स्ट रो में, देखें जाके क्या सवाल है। अच्छा, जिस दिन से इंटेंजिबल रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट करने लग जाए उस दिन से क्या करना है? The cost of internally generated intangible is the sum of expenditure incurred from the date when the intangible first meets the, मुझे बताएं एसेट की कॉस्ट को कब कैपिटलाइज करना शुरू किया था हमने? जब 6 क्राइटेरिया पूरा हो गया था, तब से ऑनवर्ड्स उसकी कॉस्ट को क्या करना शुरू कर दिया था? कैपिटलाइज। द कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल कंप्राइज ऑल कॉस्ट्स। ये कहां होती होंगी कॉस्ट्स? कंप्राइज ऑल कॉस्ट्स इनकर्ड इन, जल्दी बोलें, लैब, क्योंकि एसेट कहां बन रहा होता है? लैब में। द कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल comprises all costs necessary to create or produce and prepare the asset to be capable of operating in the manner intended by management, जैसे मैनेजमेंट ने सोचा हुआ है। अब मैंने आपको कहा था कि आज आपको मैं बताऊंगा इंटेंजिबल की कॉस्ट में क्या क्या चीजें डाली जाती हैं। अब मुझे बताएं लैब में कौन कौन से खर्चे हो रहे होते हैं। जैसे अगर वो बन रही है, अल्लाह आपका भला करे, बिल्डिंग, तो उसमें क्या क्या खर्चे होंगे? ईंट, बजरी, सीमेंट, लेबर इस्तेमाल होगी, कोई क्रेन आएगी, उस क्रेन की जो है वो थोड़ी सी वो इस्तेमाल होगी उसमें सींटे ऊपर लेके जाने के लिए, और बिल्डोजर और पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो इंटेंजिबल्स बनने में, फॉर्मूला बनने में क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, जरा सोचें। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल costs are cost of material and services used or consumed in generating the intangible। तो क्या ये लोग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे होंगे या किसी और बंदे से भी सर्विस ले लेते होंगे अपने अलावा? हाँ, ऐसा भी होता होगा। कुछ काम ये खुद कर सकते होंगे और कुछ काम किसी और से करवाते होंगे। दो चीजों को मिक्स करना है, अब वो ये खुद कर सकते हैं, लेकिन किसी तीसरी चीज को उसमें डालना है, उसके लिए बाहर से बंदा बुलाएंगे, यार ये जरा मिक्सिंग करके दे दो, ये तो हमारा काम नहीं है, इसके लिए ग्राइंडिंग करनी है, ब्लेंडिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। तो मटेरियल्स भी यूज करते हैं ये लोग और बाहर के बंदों की सर्विसेज भी यूज करते हैं ये लोग। और अगली बात, इनकी अपनी तनख्वाहें, ये तो हमारे एम्प्लॉइज हैं, इनकी तनख्वाहें, कॉस्ट ऑफ, तो साइंटिस्ट सैलरी या इंजीनियर्स सैलरी जो इसको बना के दे रहे हैं हमें, इनकी अपनी तनख्वाहें, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। भाई किताब ना नई लेनी है क्योंकि पुरानी किताब है उसमें काफी चीजें डिफरेंट हैं। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जनरेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ये क्या, इसको भी कैपिटलाइज किया जाता है। फी टू रजिस्टर अ लीगल राइट, इसकी केबल मंगवाई भी आपसे। अच्छा, फीस टू रजिस्टर आ लीगल राइट, लीगल राइट को रजिस्टर करवाना, इसको भी क्या किया जाएगा बोले? कैपिटलाइज। और अच्छा, ये अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स एंड लाइसेंसेस डेट आर यूज्ड टू जनरेट इंटेंजिबल का मतलब बताएं। इसको इंशाल्लाह हम एग्जांपल्स के जरिए करना शुरू करेंगे 1-2 दिन के अंदर, लेकिन इसकी एक और एग्जांपल भी है, डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ, ये भी एक एग्जांपल है। क्या लैब इक्विपमेंट भी इंटेंजिबल बनने में यूज हो रहा होता होगा या नहीं यूज होगा? तो लिख लें, डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट। जी हाइब्रिड में इश्यू रिजॉल्व हो गया तो हाथ खड़ा कर दें जी। हाँ, नोट्स नहीं थे, दे दिए।
द फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ, ये क्या मतलब है यार, फॉलोइंग आर द नॉट कंपोनेंट्स, इन चीजों को इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस, ये तो बिजनेस के नॉर्मल नोट्स, इनको भी नोट्स से दें, कॉपी करवा लें। सेलिंग, एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स अनलेस दिस एक्सपेंडिचर कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रिपेयरिंग द एसेट। अब भाई बात सुने, इसको आईकैप कैसे टेस्ट करता है। अगर तो पेपर में वैसे लफ्ज आ जाए ना, सेलिंग, एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स, तो मेरा मशवरा है आप इसको कैपिटलाइज ना कीजिएगा और आगे इनके साथ इनको लिख के आगे लफ्ज डाल दे, दीज कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू प्रिपेयरिंग द एसेट, फिर आप इनको किस में डाल दीजिएगा, कॉस्ट में। अब रूल सुने, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को P&L में डालना है या इंटेंजिबल की कॉस्ट में, P&L में, P&L में। लेकिन अगर लफ्ज आ जाए कि दीज आर, अनलेस के यही मतलब होता है ना, अनलेस दिस एक्सपेंडिचर, उनको कहीं फोन बाद में सुन लेना अभी क्लास, अनलेस दिस एक्सपेंडिचर कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड इन प्रिपेयरिंग द एसेट। तो इस बात को आपने याद रखना है, इसको भी हमने न्यूमेरिकली अप्लाई करना है कुछ दिनों में। ये तो आपसे एक दिन पहले भी बात हो गई थी, आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। इनटेंजिबल आपने जब बनाया तो वो इनएफिशिएंटली काम कर रहा है, उतनी चीजें नहीं बना के दे रहा, या चीजें तो बन रही हैं लेकिन बन रही हैं बाजार में बिक रही हैं तो लॉसेस आ रहे हैं, लोग उस चीज को पसंद नहीं कर रहे, उसकी सेल प्राइस इतनी नहीं है चीजों की। तो ये सारे मसले हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, IAS 38 के। अगर इन्वेंट्री आपने 1000 रुपए की बना ली है, कोई चीज आइसक्रीम का डब्बा 1000 रुपए का बना लिया, बिक रहा बाजार में 800 का, तो ये NRV लॉस है। आपको पता है इसको IAS 2 डील करता है, इसको IAS 38 डील नहीं करेगा। तो अगर आप कोई चीज बना लें, इंटेंजिबल बना लें और वो इनएफिशिएंटली काम करे या उससे चीजें बन के हमें लॉसेस आने शुरू हो जाएं, तो असल में कहते हैं इंटेंजिबल अभी इस स्टेज में है कि प्लान्ड परफॉर्मेंस तक पहुंच नहीं सका, अभी इंटेंजिबल थोड़ा टाइम ले रहा है। अगर कोई चीज है, फॉर्मूला है, तो लोग उसको चीज को ऐसा ऐसा टेस्ट कर रहे हैं, शायद थोड़े अरसे बाद, जैसे कॉलेजेस खुलते हैं, 2-4 स्टूडेंट होते हैं फिर बढ़ते रहते हैं, तो कहते हैं अभी तो प्लान्ड परफॉर्मेंस शुरू नहीं हुई चीजों की। आपने तो सोचा था इंटेंजिबल से 1000 बोतलें बनाया करेंगे और बेचा करेंगे, 500 आइसक्रीम के डब्बे बना के बेचा करेंगे, लेकिन 100 डब्बे भी नहीं बिक रहे, तो आपने बनाना भी कम कर दिए हैं डब्बे। तो कहते हैं बिल्कुल परेशान ना हो, ये स्टेज चल रही है बिफोर द एसेट अचीव्स द, इंशाल्लाह आपके प्लान 2-3 साल में पूरे होने शुरू हो जाएंगे। जरा लोगों को अपनी चीज पसंद तो करने दो, लेकिन इतने अरसे के लॉसेस को एसेट की कॉस्ट में नहीं डालना। वो लॉसेस रिटेन्ड अर्निंग में जाते हैं, वो आपका रिटेन्ड लॉस आ जाता है। यानी P&L आप बनाते हैं ना, तो ग्रॉस लॉस या नेट लॉस आ जाता है, वो फिर अर्निंग में चला जाता है। दैट हैज नथिंग टू डू विद द कॉस्ट ऑफ एसेट। और ये तो हम कई दफा पढ़ चुके हैं, स्टाफ ट्रेनिंग तो कभी भी एसेट की कॉस्ट में नहीं डालनी। इंटेंजिबल बनाया, उसके बाद स्टाफ को ट्रेन किया कि इस इंटेंजिबल को इस्तेमाल कैसे करना है, तो स्टाफ तो जा भी सकता है छोड़ के, इसलिए स्टाफ को ट्रेन कर भी दें तो स्टाफ पे हमारा क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं। तो इन खर्चों को बोलें इंटेंजिबल की कॉस्ट में डालना है, और इन खर्चों को इंटेंजिबल की कॉस्ट में नहीं डालना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर इस लाइन के साथ लिख दें ये खर्चे, तो फिर इनको इंटेंजिबल की कॉस्ट में डालेंगे। अगले हफ्ते एक खूबसूरत किस्म के टेस्ट के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है इंशाल्लाह। जबरदस्त किस्म का एक टेस्ट होगा अगले हफ्ते, मैं बता दूंगा कब होगा। एक तो ये पूरा हो जाए, जरा 2-3 दिन और लगा के मेन चीजें कवर हो जाए, फिर हम टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी मोहतरम, अच्छा क्या फरमा रहे थे भाई? नहीं यार, अगर इन्हीं चक्करों में पड़े रहोगे ना तो बस फिर ये तुम्हें ब्रेक ही लगा रहना है, आगे चलाओ गाड़ी को। समझ आ गई माय डियर? रात गई बात गई, आगे की फिक्र करो। ओके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम ईद से पहले ये IAS 38 IAS 41 आपका हो जाए, ताकि आप तसल्ली से इसकी तैयारी कर लें और फिर आके लीज शुरू करेंगे ईद के बाद। अच्छा अब माय डियर, उसमें फिर आप लोगों ने कोई सुस्ती नहीं करनी, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सही चल रहे हैं। पास पेपर की तरफ आ जाएं, क्वेश्चन 7। आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? मेरे ख्याल से हमने तो एक ही चीज पढ़ी है, कॉस्ट में क्या चीजें डालनी है, बाकी तो कल वाली रिवीजन हुई है।
पास्ट पेपर क्वेश्चन 7 निकालें। पेज नंबर 262। जी बोलें। नहीं नहीं, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स और सर्विसेज कौन सी हैं? जो फैक्ट्री के अंदर कोई मटेरियल यूज हो रहा है, या अगर हम कोई दवाई बना रहे हैं तो डिफरेंट किस्म के मटेरियल जो हमने मंगवाए हैं उस दवाई को टेस्ट करने के लिए कि कौन सा मटेरियल बेहतर है, क्या कितना डाला जाए लैब के अंदर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज इन लैब। उसके बाद जो दवाई इधर बन रही होगी वो तो अलग चीजें हैं, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल टाइप चीजें हैं, वो तो इंटेंजिबल की कॉस्ट में नहीं जानी। लेकिन आपको पता है कोई भी चीज बनाने से पहले मटेरियल तो यहां इस्तेमाल होगा ना टेस्टिंग करने के लिए, तो वो इसमें उस मटेरियल की बात हो रही है जिससे वो चीज बना के टेस्ट की जा रही है। डन? अच्छा सवाल था। डन? क्लियर? अच्छा, जी माय डियर। हाँ, इसमें मैं बात करता हूँ। उसने रिकवरेबल अमाउंट दी हुई थी, उस सिनेरियो की भी मैंने बात नहीं की। मैं खोलूंगा तो करा दूंगा। हाँ, यार कौन सा पेज था? 262। अच्छा जी, यहाँ आने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि एसेट्स हमारे दो किस्म के होते हैं। एक मैंने बताया था परचेज्ड होते हैं और एक इंटरनली जनरेट होते हैं। एक परचेज होते हैं और एक क्या होते हैं? इंटरनली जनरेट होते हैं। ये डायग्राम आपने ना इस सवाल को करने से पहले बनानी है। इस डायग्राम को आज जरा तसल्ली से समझ लें और इसको हमने अप्लाई करना है। अभी नोट ना करें, मुझे इधर से नीचे से कहीं गिरी थी स्टिक, देखो। इंटेंजिबल्स आप परचेज भी कर सकते हैं, आप इंटरनली खाना खरीद भी सकते हैं बना बनाया, और खुद भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली खुद लोग इसलिए बनाते हैं कि नौरानी होता है, बरकत वाला होता है, नमाजी के हाथ का बना होता है। आप खुद नमाजी हैं, उसके अंदर नूर भी होता है, और वो खाना खा के हमने बड़ों से सुना इबादत में भी दिल लगता है इंसान का। अच्छा, तो इंटेंजिबल्स परचेज भी होते हैं। ये सारी पक्की ठक्की बातें की हैं आपसे मैंने, ये कोई ऐसे अपनी तरफ से नहीं बातें की। इंटेंजिबल्स परचेज भी होते हैं और इंटेंजिबल्स इंटरनली जनरेट भी होते हैं। इंटेंजिबल्स जो परचेज करते हैं उनको क्या करना है? कैपिटलाइज। अब आज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, इंटेंजिबल्स जो इंटरनली जनरेट करते हैं वो कई किस्म के हो सकते हैं। फॉर्मूला भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला और डिजाइन है इंटरनली जनरेट किया आपने लैब में, फॉर्मूला या ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्या है? इसमें पहली फेज हुई होगी रिसर्च की, और अगली फेज कौन सी हुई होगी? डेवलपमेंट की। डन? अच्छा, स्टैंडर्ड बनाने वालों ने पूरी दुनिया के इंटेंजिबल्स को लिस्ट डाउन किया एक सफे पे, और उसमें से 5 निकाल लिए। निकल गए? ये 5 आ गए।
पूरी दुनिया के इंटेंजिबल्स की लिस्ट निकाली, उस लिस्ट लिखी, उस लिस्ट में से 5 निकाल लिए और यहां फेंक दिया। इन 5 का नाम ब्रांड, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर और उत्तर से मिला के पढ़ें, ऊपर से मिला के पढ़ें। स्टैंडर्ड कहता है अगर ये 5 चीजें, कोई छठी चीज नहीं, बस स्टैंडर्ड का रूल है ये, उसने बड़ा सोच साच के निकाला है। अगर ये 5 चीजें आपने खुद बनाई हैं तो ये कभी भी इंटेंजिबल नहीं है। स्टैंडर्ड कहते हैं अगर आपने ये खुद बनाई है तो ये इंटेंजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने इसके अलावा कोई भी चीज खुद बनाई है, फॉर्मूला है, डिजाइन है, सॉफ्टवेयर है और कोई चीज है, वो आपने खुद बनाई है, तो वो क्या है? कोई बंदा हाथ खड़े करके वजह बता दे, हाथ खड़े करके वजह बता दे। इन 5 की कॉस्ट नहीं पता चल सकती, इन 5 की कॉस्ट नहीं पता चल सकती कितने की बनाई है, क्योंकि ये 5 चीजें लैब में नहीं बनती। ये 5 चीजें लैब में नहीं बनती। सबर हालत है, मैं फेंक रहा हूं अभी तो चीजें पहले ही कैच आउट कर देना, तो फेंकना शुरू में है, क्योंकि ये 5 चीजें लैब में नहीं बनती। सोचें कि आप जे डॉट एक ब्रांड है या उनके परफ्यूम्स का अलग ब्रांड है, वो अलग ब्रांड है, पता नहीं जे डॉट पे ही उन्होंने वसीम अकरम वाले कपड़े भी रख दिए हैं, पता नहीं इस नाम से है ना कोई, तो उसी में आगे फर्दर ब्रांड्स बन रहे हैं। तो अब उन्होंने ब्रांड कितने में बनाया, ब्रांड नेम, यानी अब एक ब्रांड का नाम बन गया ना। शुरू में तो नहीं था इतना, मिसाल के तौर पर नाम, लेकिन अब तो बाहर के मुल्कों में भी ब्रांचेस बन गई, ब्रांड का नेम बन गया। तो ये लैब में बनाया इन्होंने ब्रांड? नहीं। तो ब्रांड तो बस नेम, उसको कितने में बना ब्रांड नेम? नहीं पता नहीं चल सकता। स्टैंडर्ड कहता है ये 5 चीजें ऐसी हैं जो लैब में असल में बनती नहीं है, तो इनका फिर इनकी कॉस्ट पता ही नहीं होती। इनके अंदर सबसे बड़ा मसला ये, इनकी कॉस्ट नहीं पता चल सकती। न्यूज़पेपर टाइटल जंग अखबार है, अब जंग अखबार का नाम है जंग अखबार, नाम ही देख लें अजीब, जंग खरीदने को दिल लेना चाहिए जंग, तो जंग अखबार का अब नाम है मिसाल के तौर पे, फिर भी नाम पड़ गया हुआ लोग खरीदते हैं। तो ये जंग अखबार के नाम को क्या कहा जाता है? मुश्किल सा नाम, मास्थर्ड नहीं, मैस्थेड, बाकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो तो मुझे नहीं पता, हो सकता है। तो मैस्थेड जो है, अब ये जंग अखबार का नाम जो बना है, ये नाम अब एक मशहूर हो गया है। कितने में बना पता नहीं, जंग अखबार बेचते रहे चलते हर एक के मुंह पे होता है यार जंग है, नहीं वो कहते हैं नवाए वक्त है, नहीं यार मुझे तो जंग चाहिए, नहीं यार जाओ फिर गंजे हो जाओ तो ये अब ये लैब में नहीं बनती चीजें। सोच रहे, पब्लिशिंग टाइटल है, ऑक्सफोर्ड है उनका पब्लिशिंग टाइटल है ये, तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज है। अब वो शुरू में किसी को पता भी नहीं होता था फोर्ड है क्या है, तो चलते ऑक्सफोर्ड, अच्छा ऑक्सफोर्ड की बुक है यार, सीध खरीद ले, घर जाके देख लेंगे, बाकी पैसे खरीद ले, खैर। अब वो कितने में इनका नाम बना कॉलेज वालों के पास कस्टमर्स की लिस्ट है, कस्टमर्स की लिस्ट है, लेकिन कस्टमर लिस्ट इन्होंने लैब में तो नहीं बैठ के बनाई, ठीक है, कि साइंसदानों को कहो नाम सोचो एड्रेस सोचो लोगों के, साइंसदानों ने कहो भाईजान वो अल्लाह की तरफ से पैदा होते हैं, नाम सोचो एड्रेस सोचो, तो ये कस्टमर लिस्ट है तो कस्टमर लिस्ट लैब में नहीं बनी, तो जब लैब में नहीं बनी तो इसकी कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। बल्कि आप एडमिशन कराने आते थे तो एडमिशन के टाइम पे आपका नाम पूछ लिया जाता था और साथ आपका पता पूछ लिया जाता था, बस वो रास्ता नहीं पूछा जाता था जिससे आप घर जाते हैं, तो आपका नाम और पता पूछ लिया जाता था। तो वो चलते चलते आज एक अच्छा भला इंटेंजिबल सा कॉलेज वालों के पास पड़ा हुआ है जिसका नाम है कस्टमर, लेकिन स्टैंडर्ड इसको इंटेंजिबल, क्योंकि आज आपसे फीस ले रहे होते थे तो उस फीस में 400 रुपए इसलिए नहीं लेते थे कि आप नाम और ये भी बताओ इसके लिए नहीं है, ऐसी तो कोई अजीब सी बात कर रहा हूं मैं। और इसी तरह गुडविल जो बिजनेसेस की बनती हैं, बिजनेस का नाम बन जाता है जिसे आप कहते हैं, तो गुडविल जो बिजनेसेस की बनती हैं, एस्टेब्लिश होती हैं ओवर द ईयर्स,
ब्रांड्स असल में ये होते हैं बिजनेस में, कपड़ों का ब्रांड अलग है, जूतों का ब्रांड अलग है, और गुडविल ये है कि ओवरऑल एक बिजनेस का नाम है। तो ये सारी चीजें नॉट एन इंटेंजिबल, बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी मैयर्ड रिलायबली, इनकी कॉस्ट रिलायबली मैयर नहीं हो सकती। इसके अलावा ये मसला फॉर्मूले में नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो लैब में बनता है। कितने महीने में बना जी? 10 महीने में बना फॉर्मूला। कैसे बना जी? साइंसदान आए थे, उनको तनख्वाहें दी थी। तो इसके लिए साइंसदानों को तनख्वाहें नहीं देनी पड़ती, ये नाम ना बिजनेसेस चलते चलते बन जाते हैं, लोगों के मशहूर हो जाते हैं। जलाल सन्स है, अब एक नाम बन गया, बस बेकरी का नाम बन गया। तो नाम चलते चलते ऐसे ही मशहूर हो जाते हैं, इसके पीछे कोई कॉस्ट अलग से नहीं बताई जा सकती। हाँ, कुछ लोग ये कहते थे स्टैंडर्ड वालों को कि इसके पीछे एडवर्टाइजमेंट हुई है। तो स्टैंडर्ड कहता है एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी पता नहीं चल सकती कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से कितना ब्रांड बना। तो लोग आए, उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की, क्वालिटी देखी, फिर कहीं जाके ब्रांड का नेम बना। खाली एडवर्टाइजमेंट से ब्रांड के नेम बनते होते तो फिर सारे ब्रांड्स के नेम होते, तो भाई मशहूर ब्रांड बहुत थोड़े होते हैं कहते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड का ये फतवा है, हतमी फैसला है, ये चीज़ें कभी भी आपने इंटेंजिबल्स में नहीं डालनी। ये फड़ी जरा डंडा। एक लाइन आ रही है नीचे से, टच नहीं है ये। साई की तरफ देखा करें। क्योंकि आप कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सकती है। आपने जंग वालों से कहा कि मैंने जंग अकाउंटिंग मैगजीन छापना है, तो उन्होंने कहा आपको जंग का नाम यूज करने देंगे, आप 1 करोड़ रुपया दे दें। तो आपने 1 करोड़ रुपया दिया, जंग का नाम इस्तेमाल करने की इजाजत ले ली, अब आपने परचेज कर लिया। अब कॉस्ट कैन बी मैयर्ड रिलायबली। पिज्जा हट वालों ने कस्टमर लिस्ट खुद बनाई थी, वो इंटेंजिबल नहीं है। लेकिन डोमिनोज वालों ने उस इलाके में जब आए तो उन्होंने पिज्जा हट वालों से कहा कि यार ये सारे इलाके वालों के टेलीफोन और नंबर हैं आपके पास और सब कुछ, कस्टमर्स की लिस्ट वगैरह है? उन्होंने कहा वो तो है। डोमिनोज वालों ने कहा हमें तो बड़ा टाइम लगेगा ये लिस्ट गैदर करने में। तो अगर डोमिनोज वालों को उस इलाके के लोगों के नंबर वैसे ही मिल जाएं कहीं से, तो ये तो बड़े खुश हो जाएंगे, यार टारगेट ऑडियंस के नंबर हमें मिल गए हैं। तो टारगेट ऑडियंस को पकड़ना बड़ा आसान है। तो अब डोमिनोज वालों ने पिज़्ज़ा हट वालों से बात की, इन्होंने कहा नहीं नहीं यार हम नहीं लेंगे। फिर पिज़्ज़ा हट वालों ने थोड़े से बात कहा यार हम तो जा रहे हैं यहाँ से बिजनेस बंद करके, तो आपको अगर चाहिए तो 20 लाख रुपए का दे देते हैं, आप ले लो कस्टमर लिस्ट। तो डोमिनोज वालों ने पिज़्ज़ा हट वालों से 20 लाख की कस्टमर लिस्ट खरीद ली। तो इनके लिए परचेज एसेट है या इंटरनली जनरेट है? सो इफ दीज 5 आर परचेज्ड देन उनको क्या करना है? कैपिटलाइज। लेकिन अगर ये इंटरनली जनरेट हैं तो नहीं। चलें जी, नोट कर लें जी। अब आप सवाल पूछ रही थी, क्लियर हो गया? गुडविल परचेज अलग टॉपिक है, वो कंसोलिडेशन में देखेंगे, उसमें हम पूरा बिजनेस खरीदते हैं। पब्लिशिंग टाइटल भी ऑक्सफोर्ड वालों से इजाजत ले लें, ऑक्सफोर्ड क्रिकेट मैगजीन हमने छापना है, ये कुछ भी करना है। इन 5 में से कोई भी चीज खरीदी जाती है, आजकल तो बंदे खरीदते हैं, सॉरी ज्यादा हो गई तो नहीं, ये क्या फेयर वाली बातें शुरू हो गई हैं? मुझे भी बताएं क्या बात चल रही है।
तो इसकी डिस्कशन होनी है, ये कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड है, अभी इसकी डिस्कशन को रहने दें। जी मजा आना शुरू है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, बाकी इफ्तारी के लिए रोके रखें। यार कोई ना कोई बंदा ढूंढ लिया करें इफ्तारी करते हुए, जिसके साथ बैठ जाया करें, अजर मिल जाएगा उसको इफ्तारी करने। साथ वाले को कह रहे हैं तुम मुझे ढूंढ लिया करो, हद होगी। केबल मंगवा ली है, केबल इंटरनेट वाली, इंटरनेट वाली। ओके यस गाइस, मैंने कहा यस गाय कहने लगे हो, मेरे तो पाँव कहीं जैसे जमीन निकल गई थी। रख के लाए बंदा, लेट आते हो तुम। ये मजबूत थी भाई, ऐसे नहीं कि निकल जाए चूहा हमारे हाथ से। मार नहीं प्यार, सॉरी प्यार नहीं मार। तो अभी इंशाल्लाह इनको हम सवालों में देखना शुरू करेंगे। आप लोग ऐसे करें, फिर पास पेपर क्वेश्चन 7 निकालते हैं। नहीं, अदर में से क्या मुराद है? अदर देन दीज 5, इनके अलावा कोई भी, बैलेंसिंग नहीं जैसे कहते, इनके अलावा कोई भी। उनकी फिर मैंने मिसालें दे दी हैं, फॉर्मूला है, डिज़ाइन है, सॉफ्टवेयर लिख लो, जो मर्जी चीज़ें लिख लो, क्योंकि वो लैब में बनती हैं। तो ये जो फॉर्मूला और डिज़ाइन वगैरह लैब में बनते हैं, ये रिसर्च फेज से गुजरते हैं। और कल हमने पढ़ा था इसके बाद कौन सी फेज से गुजरते हैं? डेवलपमेंट फेज से। तो कल हमने शायद ये वाली साइड डिस्कस की थी, 2-3 न्यूमेरिकल किए थे कल इस साइड के, इसी साइड के किए थे ना। कल के सवाल में कहीं लिखा तो नहीं हुआ था हम ब्रांड बना रहे हैं, मेथड बना रहे हैं? नहीं, मेथड होता है न्यूज़पेपर्स के लिए, लफ्ज़ पब्लिशिंग टाइटल होता है, वैसे दूसरी किताबों के लिए। डन जी, चलें क्लियर, इजी था कॉन्सेप्ट तो। अच्छा, IS 16 में ऐसा कोई मसला नहीं था कि कोई चीज़ खुद बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट नहीं पता। IS 16 में ऐसा कोई अलग शुक्र मसला नहीं था। IS 16 में चीज़ें जो बनाते थे वो भी, चीज़ें जो खरीदते थे वो भी टेंजेबल होती थी, और चीज़ें जो बनाते थे वो भी टेंजेबल होती थी, क्योंकि IS 16 में ये मसला नहीं था। ये तो अजीब सा कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड के अंदर आया। अच्छा ये इंटेंजेबल्स क्यों है सारे? ब्रांड, मैसेज, पब्लिशिंग, कस्टमर लिस्ट, गुडविल, फॉर्मूला, डिजाइन, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। इनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, असल में ये बात है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड, पास पेपर क्वेश्चन 7। इंटेंजिबल एसेट्स एज एट 30 जून 15 बरस फॉलोज। ये हमारे साल का एंड है या पिछले साल का एंड है? कैसे पता चला आपको? रिक्वायरमेंट पड़ी है, प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल्स फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 इन अकॉर्डेंस विद द खाला जी के स्टैंडर्ड्स। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो सारा डाटा अवेलेबल है, 6 पॉइंट्स का डाटा अवेलेबल है आपके सामने, इसमें इंटेंजिबल्स का क्या बनाना है? जर्नल एंट्रीज करनी है या नोट बनाना है? अच्छा मुझे बताएं नोट कैसे, हमने तो बनाना अभी तक सीखा नहीं इंटेंजिबल्स का नोट, किस तरह का नोट होगा फिर? क्योंकि मैंने तो फॉर्मेट आपको सिखाया नहीं और शुरू में ही पास पेपर का सवाल शुरू करा दिया। क्या वजह होगी इसकी? पीपी की तरह होगा, बस पीपी की तरह का नोट है। उसमें एक हेडिंग आएगी ग्रॉस कैरिंग
अमाउंट, उसमें ओपनिंग कॉस्ट आएगी, एडिशंस आएंगी, डिस्पोजल्स आएंगी और क्लोजिंग आएगा। और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन। तो बस फॉर्मेट अल्लाह का शुक्र है वही है, इसलिए हमने डायरेक्ट नोट से क्लास शुरू कर दी है। कल हमने जनरल एंट्रीज कर ली थी इनकी, आज हम इसका क्या बना रहे हैं, नोट बना रहे हैं। इंटेंजिबल एसेट्स एज 30 जून 2015 वर एज फॉलोज, ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस। और आगे जो है वो इनकी यूजफुल लाइफ्स दी हुई है और कॉस्ट और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन या अकोमोलेटेड इंपेयरमेंट, यानी ये ओपनिंग बैलेंसेस लग रहे हैं मुझे, पिछले साल के क्लोजिंग और हमारे साल के ओपनिंग बैलेंसेस। अभी तक के डेटे में आपने क्या चीज ऑब्जर्व की है? हाँ जी, इनडेफिनेट लाइफ एक कॉन्सेप्ट है। IS 16 में तो शायद लैंड की लाइफ नहीं पता होती थी, उधर भी थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था। इधर किसकी लाइफ हमें नहीं पता, लाइसेंस की लाइफ नहीं पता। लेकिन मैं फिलहाल कुछ और पूछ रहा हूं, आपने को इस इतने से डेटे से क्या पता चला? नहीं, हाथ खड़ा करके बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं। ब्रांड्स शायद परचेज्ड वाले हैं, इस वजह से हमारी किताबों में इंटेंजिबल्स के तौर पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रांड्स इंटरनली जनरेट किए होते तो हमारी किताबों में नजर, तो ऑब्वियसली ये कौन से ब्रांड्स हैं, परचेज्ड ब्रांड्स हैं, इसीलिए हमारी किताबों में नजर आ रहे हैं, वरना तो हमारी किताब, और ये इंटेंजिबल के तौर पे नजर आ रहे हैं डियर, इसमें बहस नहीं करनी कि इंटेंजिबल्स नहीं है। सवाल कह रहे हैं ये इंटेंजिबल पड़े हुए थे पिछले साल के एंड पे, इसका मतलब है ऐसे कौन सा ब्रांड है जो बैलेंस शीट में नजर आ सकता है अगर हमने किसी से खरीदा, और अगर खुद बनाए कोई ब्रांड तो वो इंटेंजिबल, और अल्लाह का शुक्र है हम अमोर्टाइज भी कर रहे हैं, इंटेंजिबल लाइफ भी उसकी पता है, सब कुछ पता है। लेकिन मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं, आपको इतने से डेटे से क्या पता चला है? चलें छोड़ें, किसी भी क्लास में आज तक किसी ने भी ये नहीं बताया, तो मैं आपको बता देता हूं। ब्रांड्स एक से ज्यादा हैं और सॉफ्टवेयर और लाइसेंस हमारे पास एक है, ये पता चला है। ये प्लूरल है और ये दोनों, नहीं आप मेरे पे हंस रहे हैं, अपने पे हंस रहे हैं, पहले ये डिसाइड करें फिर उसके बाद में अपने पे हंस रहे हैं। भाई असल में होगा ये कि सवाल में नीचे जाके कहीं लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर बिक गया है, तो स्टूडेंट पूछते हैं जो सॉफ्टवेयर बिका है उसकी कॉस्ट तो सर सवाल में दी नहीं हुई, तो उनको मैं कहता हूं वो तो यही वाला बिका है क्योंकि था ही ये पड़ा हुआ। अच्छा, क्योंकि नीचे जाके सवाल में लिखा होगा कि सॉफ्टवेयर ये फारग हो गया है, सॉफ्टवेयर को हमने अनइंस्टॉल कर दिया। स्टूडेंट कहते हैं सर वो डिस्पोजल की कॉस्ट नहीं दी हुई थी सवाल में, तो हमें तो समझ नहीं आई करना क्या है। तो भाई सॉफ्टवेयर पड़ा ही कितने हुए हैं, तो वो अगर बिक जाए तो या फिर वो यही उसकी कॉस्ट है, ये उसका सारा डाटा अल्लाह का शुक्र है अवेलेबल है। नीचे जाके भी थोड़ी देर बाद देखिएगा लिखा होगा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज रिडंडेंट, लिखा होगा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर क्या हो गया। अब बच्चे पूछते हैं ये कितने वाला था, ये कौन सा था, ये एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, ये एक ही था। तो गौर से सीए करें, मैं तो यही कह सकता हूँ। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट, अब ये प्रोजेक्ट नई चीज शुरू होगी, ब्रांड अलग, सॉफ्टवेयर अलग, लाइसेंस अलग, चौथी लाइन प्रोजेक्ट। तो ये तो फॉर द ईयर डेटा अब उसने शुरू कर दिया है, इसको छोड़ें, पहले ओपनिंग बैलेंसेस नोट कर लें जो आप करते होते थे FAR 1 में। ऐसे करें बॉल पॉइंट के साथ एक दो दफा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, साथ वाले के नोट्स में नहीं मारनी। चलें जी, नाम बताएं इदारे का। इंटरनेशनल एसोसिएटेड नहीं है, मुझे जरा चेक कर लें, मुझे नहीं याद पड़ा एसोसिएटेड है, एसोसिएट्स लिमिटेड, थोड़ा सा गौर से बस ये कर लें, इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड। इंशाल्लाह मैं छोड़ा नहीं करूंगा आप लोगों को, पिछली क्लास वालों को लेक्चर 50 के बाद या 100 के बाद तंग किया जाता था, लेकिन आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ पहले दिन से इंशाल्लाह। ठीक है, एग्रीड है, कोई मसला तो नहीं, कोई मसला तो क्लास के बाद आ जाइएगा, मैं तो नहीं मिलूंगा। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये मादरती मैं नीट नहीं करके लिख रहा, अभी इधर नीट करके सारा लिखूंगा। फॉर द ईयर एंडेड, नहीं इसको इस तरह लिखा करना है, जून 30, 2016। तो ये ऊपर हेडिंग दे दें, फिर नीचे नोट बनाना शुरू करते हैं। पहली 3 लाइनों में ये लिख लें, अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना हर सफे पे,
शहरी में खुद उठते हैं या लोगों को उठाना पड़ता है? मैं तो कहता आप लोगों को उठाने वाले बनते हैं सबकी शहरी के साथ। चलें जी, क्या हेडिंग आती थी पहले बताएं? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, नोट का नंबर। नोट का नंबर कर लें 7 और नाम रख दें इनटेंजेबल एसेट्स। नोट का नंबर 7 रख लें, 8 रख लें, जो भी रख लें। इनटेंजेबल एसेट्स, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। हाँ वो मैं उधर लिख लेता हूं, एक दफा फॉर्मेट पूरा खुलता है तो। ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, और क्या चीज आती है? हाँ, रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आता है और ट्रांसफर भी आती है। और क्लोजिंग तो नहीं, मुझे जेड तो नहीं लग रहा, मुझे तो एस लग रहा है, क्लोजिंग। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। स्लैश इंपेयरमेंट भी लिख लें, सवाल में असल में नीचे उसने कोई इंपेयरमेंट वगैरह दी नहीं, पता नहीं क्यों इधर ऊपर लिखा हुआ है इंपेयरमेंट। स्लैश इंपेयरमेंट भी लिख लें साथ। ओपनिंग amortization expense, disposal, closing। और ऑब्वियसली आपको पता है बीवी के बगैर तो कह रहे हैं गुजारा नहीं, गुजारा कर रहे हो अभी ये गुजारा नहीं। बीवी या सीए, जो भी आपको आसान लगे। अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों में लड़ रहे होते हैं, बच्चे को ये खिला दिए कि वो क्या किए, ऐसे आपस में धींगा मुश्ती लगे होते हैं जिंदगी में। कोई तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं देखे, सड़क पे जाते हुए, उस दिन मैं घर में सड़क पे जाते हुए लड़ रहे दोनों। बच्चे के ऊपर प्रॉन चला रहा था, कैसे चलाओ, नहीं ऐसे ऐसे करो, लड़ना शुरू कर दिया दोनों ने। अच्छे पढ़े लिखे लोग। अच्छा, आप लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। सब्र और बर्दाश्त नहीं है लोगों में। अच्छा माय डियर, अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि क्या क्या हेडिंग्स डालूं यहां पे? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बफलो, काउ, हैंस, ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर, नरमवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, और ये देख रहा है कि पिछले 6 महीने पहले भी यही चीजें यहां लिखी थी। प्रोजेक्ट, वो भी आएगा तो प्रोजेक्ट भी लिख लेंगे, ठीक है? तो सब्र करो। ओके, ओपनिंग बोले माय डियर, बोंगे 10, 5 इंडेफिनेटली, 280 और 15 को। बोंगा कई दफा बैठा होता है ना अपनी धुन में, बैठा इधर होता है, सोच कहीं और रहा होता है। तो बोंगे को बताएं, उठाओ 280 और 15। 280 और 15। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन स्लैश इंपेयरमेंट। लाइसेंस को क्यों नहीं अमोर्टाइज करें? इसकी लाइफ इनडेफिनेट है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट और इनफाइनेट में डिफरेंस होता है। इनफाइनेट तो ये है ना कि लाइफ कभी खत्म नहीं होनी। इनडेफिनेट ये होता है कि पता नहीं चल रही, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है। तो इनडेफिनेट लफ्ज हमने यूज किया करना। इंशाल्लाह इनफाइनेट कोई लफ्ज नहीं है स्टैंडर्ड में। तो बताएं इनडेफिनेट और इनफाइनेट में क्या फर्क है? इनडेफिनेट का मतलब है पता नहीं चल रही, डेफिनेट पता नहीं चल रही, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है। अब आप पेप्सी वालों से पूछें, आप लोगों ने कोई नई बोतल लॉन्च की, वो कितना अर्सा चलनी है, गए पता नहीं, 100 साल चले, 200 साल चले। तो इसलिए इनडेफिनेट है, इनफाइनेट कोई लफ्ज नहीं है जी। आगे बोले ओपनिंग। आंडा, नरम आंडा है।
ओके, नेक्स्ट। टोटल का कॉलम, हाँ टोटल का कॉलम जो है ना, वैसे आजकल आईकैप ने डालना शुरू कर दिया हुआ है कि ना बनाया करो, लेकिन ठीक है एंड पे हम बना लेंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि अब इसी के ऊपर इतनी एफर्ट लग जाती है कि वो कहते हैं छोड़ो पर टोटल का कॉलम। अक्सर उसने पास पेपर में डालना शुरू कर दिया टोटल का कॉलम ना बनाए, लेकिन ठीक है अगर उसने नहीं कहा तो आप डाल दें। वैसे शायद एक दो टाइम मैं अभी दिखाऊंगा आपको, उसमें उसने नहीं कहा था और बनाया भी नहीं, लेकिन अगर साइलेंट हो तो वैसे बना देना चाहिए टोटल का कॉलम। ये इतनी कोई चले जरूरी बात नहीं, फिलहाल आगे चलें। मुझे इंटेंजिबल की कॉस्ट बताएं जरा कैलकुलेटर पे, नए प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताएं। नाइफ के नीचे ब्रेक, अभी सब्र करें ना, अभी चलते हैं आगे इंशाल्लाह, सब नोट होंगे इंशाल्लाह बनाने। अच्छा, कोई थोड़ी सी एक मादरत गुंजाइश अगर आप निकाल लें, एडिशन में जरा 2 लाइनें डालनी है, परचेज और इंटरनली, अगर ये अलग अलग अभी हो जाए तो आज से ही शायद बेहतर है, परचेस्ड और इंटरनली जनरेट। पता नहीं अब आपके पास गुंजाइश है या नहीं है, छोटा छोटा करके लिख लें, कोई नहीं, खैर है आज जरा गुजारा चला लें, कल से ध्यान रखेंगे। तो परचेज इंटरनली जनरेट को अगर अलग अलग लिख दें ये ज़्यादा बेहतर है। कुछ चीज़ें हम क्या करेंगे, परचेज, और कुछ इंटरनली जनरेट। कितनी कॉस्ट निकली है माय डियर? 30। और भी कोई निकालने की कोशिश करे, हाथ खड़ा करके बताएं कॉस्ट कितनी निकली है। कल की क्लास ली थी ना? चलें भाई बस कर दें। थर्टी वाले माय डियर हाथ खड़ा कर दें, एक्सेलेंट, 30 वाले हाथ खड़ा करें, 30 वाले। बाकी ज़रा एफर्ट करें, क्यों गलत निकल रही है इनकी। लेकिन इन्होंने भी तो आप ही की तरह कल क्लास ली है ना, तो होम ट्यूशन तो नहीं रखी हुई किसी किप्स में जाके, या कहीं कोई यूनिक एकेडमी में जाते हो आप लोग शाम को सीए की एक्स्ट्रा क्लासें? मतलब ये है कि इसी प्रोसेस से गुजर के आप बाकियों ने भी पढ़ा ना, तो निकालना नहीं है, तो सबको सही चाहिए। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव आईएएल्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर करना है, तो प्रोसेस को बेहतर करना, इसका नाम प्रोसेस भी रखा जा सकता था, डिजाइन, फॉर्मूला, प्रोसेस, प्रोसेस भी इस इंटेंजिबल का नाम रखा जा सकता था। पिछले साल तक माय डियर कितना खर्चा हुआ था साइंसदानों को जो तनख्वाह दी थी? अच्छा एक बात जरा मजे की सुने, उसने वाजे कहीं लिखा नहीं हुआ ये मैं खरीद रहा हूं या खुद बना रहा हूं, लेकिन जब ये लिख देना सवाल में कि इतने अरसे से इतने अरसे तक खर्चा होता रहा, तो बताएं फिर ये खुद बनाने वाली चीजों का होता है या बनी बनाई चीज खरीदने का होता है? एक्सेलेंट, जो चीजें हम खुद बनाते हैं ये उनका खर्चा होता है, या बनी बनाई का खर्चा होता है? क्या लिखा हुआ है? अरसा, या कोई डेट लिखी हुई है? अरसा, पीरियड, पिछले साल तक इतना खर्चा हुआ। पता नहीं पिछले साल 2 महीने हुआ होगा, 4 महीने हुआ होगा, 6 महीने होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले साल तक इतना खर्चा हुआ। और इस साल लैब कितना अरसा खुली रही? कल जिन्होंने 12 से डिवाइड किया था, आज अगर डिवाइड करना पड़ा तो इस साल लैब खुली रही 9 महीने, एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली। ये लाइन पता है इसलिए लिखी होती है कि जब आप 45 को डिवाइड करें ना 9 से, तो ये 1 महीने का खर्चा है, क्योंकि वैसे प्रैक्टिकली इवनली नहीं होते खर्चे। कभी कोई साइंसदान आ जाता है उसको ज़्यादा तनख्वाह देते हैं, कोई पुराना छोड़ के चला जाता है, कोई बचत हो जाती है,
लेकिन कहते हैं अभी अज्यूम कर लो एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इवनली। हालांकि वैसे बिजनेसेस में ऐसा होता नहीं है कि हर महीने खर्चे बराबर हों, नहीं होता ना ऐसा, लेकिन अब इन सवालों में वो फिर हमारी आसानी के लिए शायद ये लाइन डाल देता है, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इवनली। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या निकलेगा, एक महीने का खर्चा, वो 5 निकलेगा। ये तो मुझे भी पता था। तो 45 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या निकलेगा, एक महीने का खर्चा। ये मतलब होता है इस लाइन का। एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड। ऊपर वाले अरसे में एक्सपेंसेस इवनली इनकर होते रहे हैं। ऑन 30 सितंबर 15, इन दोनों के दरमियान, मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट दरमियान, एग्जैक्ट दरमियान तो नहीं है इन दोनों के दरमियान, यानी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने बाद और 6 महीने पहले expenses were incurred evenly during the year on 30 September. It is established, alhamdulillah, that project is, it means that before 30 September, फिक्रा पूरा कर दें, it means that before 30 September the project was not commercially viable and but it is now viable। ये किस तरफ लेके जा रहा होगा बात जरा सोच के बताएं। हाँ, कल तो पहली क्लास थी ना, तो हमने वाजे लाइन लिख दी थी 6 क्राइटेरिया पूरा हो गया है। आज उसने 6 में से कोई एक क्राइटेरिया पकड़ा है और बताया वो पूरा हो गया, इसका मतलब है बाकी तो पूरे ही होंगे, उनमें कोई मसला नहीं होगा। या ऐसी लाइन भी डाल सकता था जो कल हमने लाइनें पढ़ी थी कि ऑन 30 सितंबर नाउ इट इज टेक्निकली पॉसिबल। कोई भी 6 क्राइटेरिया में से एक बात डाल दे तो समझेंगे कि इससे पहले वो बातें नहीं पूरी हो रही थी और अब इस दिन के बाद वो पूरी हो गई हैं। अब मुझे बताएं 30 सितंबर से ऑनवर्ड जो खर्चा होगा वो अच्छी वाली डेवलपमेंट होगी या बुरी वाली डेवलपमेंट होगी, अच्छी वाली डेवलपमेंट होगी। डन। तो कहीं रिसर्च का लफ्ज तो सवाल में इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो इसलिए रिसर्च का लफ्ज तो बस छोड़े, पर फिर डेवलपमेंट ही चल रही है। तो कौन सी वाली डेवलपमेंट हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी वाली। किस दिन से ऑनवर्ड्स? इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट प्रोडक्ट इज कमर्शियली वायबल। न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल 16। ये हमें ऊपर से भी पता चल चुका है क्योंकि 31 मार्च को लैब बंद हो गई थी और 1 अप्रैल को हमने फैक्ट्री को हैंड ओवर कर दिया। लाइन पढ़ें क्या लिखी हुई है, द प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। प्रोसेस ऑपरेशनल हो गया किस दिन से, 1 अप्रैल 2016 से। यानी हमने कब तक यहां पे डेवलपमेंट की, मार्च 16 तक, और 1 अप्रैल को द प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल। ऑपरेशनल कहां हुआ होगा, लैब के अंदर ही या फैक्ट्री में जाके। तो इस दिन से ऑनवर्ड्स क्या करेंगे, अमोर्टाइज, एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट फ्यूचर में कॉस्ट सेविंग होंगी 10 मिलियन और इसकी लाइफ है 10 ईयर्स। फ्यूचर में कॉस्ट बचेगी 10 मिलियन इसकी वजह से। इसका मतलब ये तो नहीं कि 10 मिलियन की कोई जनरल एंट्री करनी है, ये तो फ्यूचर की बात बता रहा है कि फ्यूचर में बेनिफिट आने हैं, बस ये बता रहा है। आगे 10 मिलियन जाहिर बात है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग था, उन्होंने कहीं ना कहीं डाल दिया, इसको कहीं नहीं डालना। 10 मिलियन की सेविंग होगी फ्यूचर में। आगे अमोर्टाइज कैसे करना है वो उसने नीचे बता दिया है। कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है। कॉस्ट मॉडल का मतलब है कि हम कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे, लाइफ से। क्योंकि आपको पता है कि अमोर्टाइजेशन के या डेप्रिसिएशन के कई मेथड हैं। एक यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड है, एक WDV मेथड है, एक रेवेन्यू का मेथड भी है। वैसे पहले सालों में अंदाजा है ज्यादा रेवेन्यू आएगा, ज्यादा डेप्रिशिएट कर दें एसेट को, अगले सालों में कम रेवेन्यू आएगा, कम डेप्रिशिएट कर दें। एक यूनिट प्रोड्यूस मेथड भी है, पहले सालों में ज्यादा यूनिट्स बनाने हैं, आउटपुट मेथड, अगले सालों में कम यूनिट्स बनाने हैं। इसी तरह अगर कभी कह दे कॉस्ट सेविंग मेथड भी लग सकता है डेप्रिसिएशन का, कि पहले सालों में ज्यादा कॉस्ट सेव होनी है, ज्यादा अमोर्टाइज कर दो, अगले सालों में।
तो उसके लिए फिर उसे हर साल की कॉस्ट सेविंग अलग अलग बतानी पड़ेगी और अलग से बतानी पड़ेगी हमारे साल में कितनी कॉस्ट सेविंग एक्सपेक्टेड है, वो फिर लंबा चौड़ा डेटा देगा। तो इसलिए 10 मिलियन को मेरे ख्याल से इग्नोर करें, क्योंकि सवाल ने सीधा कह दिया है कि अमोर्टाइजेशन किस बेस पे होनी है, कॉस्ट मॉडल की बेस पे। डन माय डियर? ओके, अब हमने करना क्या है, नोट के नीचे वो 4-5 लाइनें आप छोड़ दें और उसके बाद वर्किंग्स करना शुरू कर दें। वर्किंग नंबर 1, वही 4-5 लाइनें इसके लिए मैंने छुड़वाई हैं आपको बस। हाँ, मेजरमेंट बेसिस वगैरह और वो चीजें आ जाएंगी। कई दफा ना सवाल में कह सकता है कि कॉस्ट सेविंग की बेस पे अमोर्टाइज करो। तो फर्ज करें सवाल में कहे टोटल 5 सालों में कॉस्ट सेव होनी है 70 मिलियन और हमारे साल तकरीबन 20 मिलियन की कॉस्ट सेविंग हुई, तो फिर आप इस बेस पे अमोर्टाइज करेंगे। 20 जैसे यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, 70 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस हुए टोटल जिंदगी में होने हैं और उसमें से 20 मिलियन इस साल हो गए, तो इस बेस पे किसी को याद है अमोर्टाइजेशन आ जाती थी। तो बहरहाल ये कोई इतना ये नहीं है कि इसकी बेस पे आपको टेस्ट करेगा। तो इसने कॉस्ट सेविंग की बेस पे अमोर्टाइज करने को कहा है या इसने स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइज करने को कहा है? स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड तो सिंपल, कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करना है। तो आप कॉस्ट निकाल लें फिलहाल। अच्छा, वर्किंग 1 में मैं हेडिंग दूं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट? नहीं, वैसे आप वर्किंग ना रेफर कर दीजिएगा, आई कैप तो हेडिंग नहीं दे रहा, आई कैप हेडिंग नहीं दे रहा, तो हेडिंग देने की जरूरत नहीं, क्या कैलकुलेट करने लगे हैं। जब आप वर्किंग 1 को यहां रेफर कर देंगे ना, ये परचेज वाले इंटरनली जनरेट वाला है, तो यहां पे जब आप वर्किंग 1 को रेफर कर देंगे ना तो उसको खुद ही पता चल जाएगा इसने प्रोजेक्ट की क्या निकाली है, कॉस्ट। तो हेडिंग दूं प्रोजेक्ट कॉस्ट या खैर है? खैर है, जाने दें, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब मुझे बताएं ये जो 20 का खर्चा पिछले साल हुआ है इसका क्या करना है? नहीं, ये ओपनिंग नहीं है, बोंगी मार रहे हो। ये पिछले साल खर्चा हुआ है और ओपनिंग इंटेंजिबल्स में अल्लाह का शुक्र है उसने भी शो नहीं किया हुआ। क्यों नहीं शो किया हुआ? क्योंकि पिछले साल भी प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल, ये कमर्शियली वायबिलिटी 6 में से कोई एक क्राइटेरिया है, उसकी बात कर रहा है। अच्छा, अब पिछले साल वाला खर्चा तो खर्चे में चला गया, इस साल वाला खर्चा अभी हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं कि सारी फिगर्स को लेके जाऊं या सिर्फ मैंने नोट बनाने हैं? नोट में एक्सपेंस जाते हैं या कॉस्ट जाती है जो कैपिटलाइज करनी है? तो कल तो एक एक फिगर की एंट्री कर रहे थे क्योंकि कल जनरल एंट्रीज मांगी हुई थी, आज जनरल एंट्रीज नहीं मांगी हुई। अगर किसी दीवाने को जनरल एंट्रीज करने का शौक है तो वो छोटा सा करके यहां लिख सकता है कि ये एंट्री कब हुई है? लास्ट ईयर। ये एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 20 से। और इस साल क्या एंट्री हुई? हिम्मत हिम्मत, आप लोगों को कल सीखा था सारा, इंटेंजिबल डेबिट, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश कितने से? 45। 45 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय इंटेंजिबल में कब से कब तक का खर्चा डालना है? 30 सितंबर 15 से 31 मार्च 16 तक का, और जुलाई से सितंबर तक का खर्चा एक्सपेंस में डालना है। डन? तो 45 इंटू 6 बाय 9, 45 इंटू 6 बाय 9 कितना हो गया? 30। और 40 बैलेंसिंग भी आ सकता है, 45 इंटू 3 बाय 9, 45 इंटू 6 बाय 9। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और एक्सपेंस में 45 इंटू 3 बाय 9, कौन सा? जुलाई, अगस्त और सितंबर। जी जवाब 30 और कैश। ये पिछले साल की एंट्री है या ऊपर CY लिख दूं? CY। CY का क्या मतलब है? करंट ईयर।
तो ये पिछले साल की और हमारे साल की अगर आप एंट्री लिखना चाहें तो यू कैन राइट डाउन। हाँ, दूसरा पार्ट बना दो। डन जी। एग्जामिनर को इस सारे की बजाय आपने सिर्फ ये शो करके देना है 45 इंटू, क्योंकि 20 पिछले साल कहां चला गया, बिकॉज प्रोजेक्ट वॉज नॉट कमर्शियली वायबल। हमारे साल भी जुलाई अगस्त सितंबर तक प्रोजेक्ट वॉज नॉट कमर्शियली वायबल, बट आफ्टर सितंबर इट बिकेम कमर्शियली वायबल। पिछला साल कौन सा था, 30 जून 15। हमारा साल पिछले साल तक कमर्शियली वायबल, 20 का खर्चे को हमने कहां डाल दिया, एक्सपेंस में। हमारे साल जुलाई अगस्त सितंबर तक भी कमर्शियली वायबल नहीं था, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पिछले साल कितना खर्चा हुआ था 20, और हमारे साल 9 महीने में कितना खर्चा हुआ 45। डन। चलें जी, कॉस्ट बताएं। 45 मल्टीप्लाइड बाय 6/9, जवाब 30। ये परचेज में डालूं या इंटरनली जनरेट में, इंटरनली, थोड़ा सा नीचे करके बस अगर कर सकें तो।